बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत और आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन का तारीखी दौरा किया, वहां के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और कहा कि इंडिया जंग रोकने में मदद देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बच्चे जंग में सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं, बच्चों पर तबाहकुन असरात पड़ते हैं, लेकिन वो गाजा के बच्चों को भूल गए। इस खबर की तफसील की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। इंडिया यूक्रेन जंग रोकने के लिए हर मुमकिन मदद करेगा, ज़ेलेंस्की से मुलाकात में मोदी की पेशकश। दोनों मुल्कों के बीच 4 समझौते। जंग से बच्चों पर तबाहकुन असरात पड़ रहे हैं। कीव में मोदी का खिताब, मरने वाले बच्चों की याद में खामोशी मनाई, गांधी जी को खिराज अकीदत। इंडिया अमेरिका फितरी पार्टनर्स हैं, वॉशिंगटन में राजनाथ सिंह का खिताब, लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात करेंगे। इसराइल के फौजी अड्डों पर हिजबुल्लाह का हमला, जासूसी आलात तबाह कर दिए। इजिप्ट सरहद के करीब बफर जोन, जंगबंदी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट। हमास और इसराइल अपने अपने स्टैंड पर कायम। गाजा में इसराइली बर्बरियत जारी, मगरबी किनारे के नाबलस में आईडीएफ सिपाहियों को खदेड़ दिया गया। कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी कबूल की, तारीखी तकरीर में कहा इसराइल की मदद करेंगे लेकिन फलस्तीनियों के हक़ खुदरादियत के हामी हैं। नेपाल में इंडियन बस नदी में गिर पड़ी, 14 हलाक। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वजीर आज़म मोदी के यूक्रेन दौरे की। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूक्रेन जंग की वजह से खासतौर पर बच्चों पर बुरे असरात पड़ रहे हैं और यह जंग उनके लिए तबाहकुन साबित हो रही है। मोदी पोलैंड से यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव पहुंचे और सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। मोदी ने जंग से मुतासर बच्चों को याद करते हुए कहा कि उनके लिए यह जंग खासतौर पर ज्यादा तकलीफ देह है। इससे पहले उन्होंने पोलैंड का दौरा किया था। उन्होंने यूक्रेन में 7 घंटे गुजारे और सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और तफसीली बातचीत की। रशिया और यूक्रेन के दरमियान 2.5 साल से जंग जारी है। मोदी ने कहा कि जंग से मसले हल नहीं हो सकते। हाल ही में मोदी ने रशिया का दौरा करते हुए वहां के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। मोदी ने जंग में मरने वाले बच्चों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मेरा दिल इन बच्चों के खानदानों के लिए तड़प रहा है और मैं दुआ करता हूं कि उन्हें इस गम को सहने की ताकत मिले। मोदी ने ये बात कहते हुए शायद गाजा के बच्चों को भुला दिया। इसराइल पिछले 11 महीनों से 11 महीने मुकम्मल हो रहे हैं। एक दिन बाद इन 11 महीनों में 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी जान बहक हुए हैं। इनमें बच्चे सबसे ज्यादा हैं, औरतें भी हैं, निहत्ते सिविलियंस भी हैं, लेकिन शायद फलस्तीन के बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मोदी ने ज़ेलेंस्की से बातचीत करते हुए कहा कि इंडिया न्यूट्रल नहीं है बल्कि हमेशा अमन का तरफदार रहा है। दोनों लीडर्स ने इसके बाद 1-on-1 बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने डेलीगेशन सतह पर भी बातचीत में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने रशिया यूक्रेन जंग बातचीत के जरिए खत्म करने के बारे में भी ख्यालात का तबादला किया। मोदी और ज़ेलेंस्की ने बच्चों की याद में खामोशी मनाई। ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि हर मुल्क के बच्चों को यह हक हासिल है कि वह हिफाजत से रहें, हमें इसे मुमकिन बनाना चाहिए। इंडिया 24 फरवरी 2022 से शुरू होने वाली इस जंग को बातचीत के जरिए खत्म करने पर जोर देता रहा है। कई मौकों पर वजीर आज़म मोदी ने कहा कि यह दौर जंगों का नहीं है। उन्होंने पोलैंड के वजीर आज़म डोनाल्ड टस्क से बातचीत करते हुए भी यही बात दोहराई थी। मोदी ने इससे पहले जून में इटली के शहर अपुलिया में G7 मुल्कों की छोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। इंडिया और यूक्रेन ने इस मौके पर 4 समझौतों पर दस्तखत किए।
मोदी ने कीव में महात्मा गांधी की यादगार पर भी खिराज अकीदत पेश किया। मोदी ने इसके बाद एक्स पर लिखा कि बापू के नजरियात की दुनिया भर में अहमियत है और उनसे लाखों लोगों को उम्मीद मिलती है। हम सबको उनके रास्ते पर चलना चाहिए। मोदी ने ज़ेलेंस्की को गले लगाया। वजीर आजम 10 घंटे ट्रेन में सफर के जरिए पोलैंड से कीव पहुंचे। 6 हफ्ते पहले ही उन्होंने रशिया का दौरा किया था। यूक्रेन 1991 में सोवियत यूनियन से अलग हुआ था। इसके बाद से किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का ये यूक्रेन में पहला दौरा है। कीव पहुंचने पर इंडियन कम्युनिटी ने मोदी का इस्तकबाल किया। ओहदेदारों ने बताया कि दोनों लीडर्स ने यूक्रेन और इंडिया के बीच सफारती ताल्लुकात बढ़ाने के बारे में बातचीत की। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान इस बात को दोहराया कि इंडिया रशिया के साथ मामलात को हल करने में मदद देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इंडिया हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है ताकि रशिया यूक्रेन जंग खत्म हो सके। उन्होंने कहा कि मोदी ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात में पुतिन के साथ हाल ही में होने वाली अपनी बातचीत के बारे में भी बताया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि इंडिया और अमेरिका फितरी पार्टनर्स हैं और ये यकीनी है कि वो मजबूत पार्टनर्स बनेंगे। राजनाथ सिंह वाशिंगटन के दौरे पर हैं। उन्होंने वाशिंगटन डीसी में इंडियन कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा कि इंडिया और अमेरिका के बीच ताउन बढ़ता जा रहा है। इंडिया की इकोनॉमी बेहतर हालत में है। उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के इम्कानात को पेश करते हुए कहा कि 2027 तक मुल्क तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगा। डिफेंस एक्सपोर्ट्स के बारे में वजीर दिफा ने कहा कि वो 21,000 करोड़ तक पहुंच गए हैं। इस दौरे के दौरान इंडिया और अमेरिका ने 22 समझौतों पर दस्तखत किए। इन समझौतों के मुताबिक इंडिया और अमेरिका ने एक दूसरे की चीज़ों और सर्विसेज को अहमियत देने से इत्तेफाक किया ताकि दिफा मजबूत हो सके। राजनाथ सिंह अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवान से भी मुलाकात कर रहे हैं। वो आला सतह की एक मीटिंग की सदारत करेंगे जिसमें अमरीकी डिफेंस इंडस्ट्री के चीफ्स शिरकत करेंगे। राजनाथ सिंह 4 दिन के दौरे पर हैं। वो जुमेरात की शाम वाशिंगटन पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं मिडल ईस्ट से। लेबनान की हिजबुल्लाह तंजीम ने कहा है कि उसने इसराइल के मेरून फौजी अड्डे पर हमला किया और उसके जासूसी आलात को तबाह कर दिया। एक बयान में हिजबुल्लाह ने कहा कि जुमे की सुबह यह हमला किया गया। हिजबुल्लाह ने बताया कि उसने गाजा के फलस्तीनियों और मुजाहिमती ताकतों की तायद में यह हमला किया। साउथ लेबनान के टाउन्स और देहातों में इसराइल के हमलों का जवाब भी दिया गया। इसके अलावा लेबनान के मुजाहिमती फाइटर्स ने एक और फौजी अड्डे पर भी हमला किया। इस बारे में और तफसीलात का इंतजार है। इसराइली मीडिया में तस्दीक की गई कि मैरून एयरबेस पर हमला हुआ है। इसराइल ने लेबनान में भी हमला किया। इस हमले में 2 लोग जख्मी हुए। 7 अक्टूबर के बाद से मुसलसल इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पें हो रही हैं। हालिया अरसे में ये झड़पें तेज हो गई हैं और एक बड़ी जंग का खतरा मंडला रहा है। मालूम हुआ कि इजिप्ट और गाजा के दरमियान एक इलाका गाजा जंगबंदी के रास्ते में एक अहम मसला बन गया है। गाजा जंगबंदी और होस्टेजेस की रिहाई के लिए हाल ही में इजिप्ट और कतर में बातचीत हुई थी। अमेरिका भी इस बातचीत में दिलचस्पी लेता रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि इस सरहदी इलाके फिलाडेल्फी या सलाउद्दीन में इसराइल का मुस्तकिल कंट्रोल हो। हमास ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया और दोनों अपने अपने स्टैंड पर अटल है। इसराइली ओहदेदारों ने इस बारे में काहिरा में बातचीत की थी। ये एक 14 किलोमीटर का इलाका है। इसराइल ने 1967 और 2005 के दरमियान गाजा में अपने कब्जे के दौरान ये कॉरिडोर बनाया था। हालिया अरसे में इस इलाके में हमले हुए हैं। नेतन्याहू का कहना है कि यहाँ इसराइली कंट्रोल जरूरी है ताकि हमास को फिर से हथियार जमा करने से रोका जा सके। दफ्तर वजीर आजम ने बताया कि ये हो नहीं सकता कि इसराइल इस इलाके को छोड़ दे। दूसरी तरफ हमास चाहती है कि इसराइल पूरी तरह से गाजा से वापस हो जाए। इजिप्ट के एक ओहदेदार ने भी कहा है कि इस इलाके से इसराइल को पूरी तरह से हट जाना चाहिए। 2005 में इजिप्ट और इसराइल के दरमियान एक समझौता हुआ था जिसके तहत इस कॉरिडोर को बफर जोन करार दिया गया था। 2005 में जब इसराइली सिपाही गाजा से वापस हुए थे, इजिप्ट ने वहां पर फौजी चौकियां बनाई थी। इस इलाके में इजिप्ट के 750 सिपाही तैनात हैं। इसराइली फौज को मगरबी किनारे के नाबलस में जबरदस्त मुजाहमत का सामना करना पड़ा जिसके बाद उसे पीछे हटना पड़ा। बाज़ दूसरे इलाकों में भी यही सूरत हाल रही। जुमे की सुबह इसराइली फौज नाबलस में घुसी लेकिन वहां मकामी मुजाहमतकारों ने जमकर मुकाबला किया और इसराइली सिपाहियों को पीछे हटा दिया।
اسلامی جہاد کی فوجی شاخ القدس بریگیڈ اور نابلس بریگیڈ نے بتایا کہ اس کے فائٹرز نے نابلس کے پرانے شہر میں مقابلہ کیا اور دراندازی کو روکا. یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے اسرائیلی سپاہیوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی. القسام بریگیڈ نے بتایا کہ اس کے مجاہدین آزادی نے عین کیمپ اور بطالہ کیمپ کی حفاظت کی. مغربی کنارے کے دوسرے مقامات میں اسرائیل نے دھاوے جاری رکھے. اس طرح کے دھاوے 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے مسلسل ہو رہے ہیں. حماس پولیٹ بیورو رکن حسام بدران نے کہا ہے کہ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کے حالیہ بیانات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ایک وہم کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو جان بوجھ کر جنگ بندی سمجھوتے کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنا رہے ہیں. بدران نے امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کے حالیہ دورے کے بعد جاری ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات کہی. بلنکن نے حال ہی میں اسرائیل، ایجپٹ اور قطر کا دورہ کیا تھا اور جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی کے بارے میں بات چیت کی تھی، لیکن اس دورے کا کوئی نتیجہ نکلتا دکھائی نہیں دے رہا ہے. مغربی کنارے میں جمعے کو ہڑتال کی گئی. غازہ کے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اور مسجد اقصی کی حفاظت کے ارادے کے ساتھ یہ ہڑتال کی گئی. غازہ میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری رہے. جمعے کی صبح کم سے کم 12 فلسطینی جاں بحق ہوئے. اسرائیلی فوج نے خان یونس اور دیر البلح میں زمینی آپریشنز جاری رکھے. ایران کے صدر مسعود پزشکیان عراق کا دورہ کریں گے. عراق کے وزیر اعظم شیعہ سودانی نے انہیں دورے کی دعوت دی ہے. عراقی وزیر خارجہ فواز حسین نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی. اس موقع پر انہوں نے ایران کے وزیر خارجہ بننے پر انہیں مبارکباد دی. اس موقع پر ایرانی وزیر نے صدر پزشکیان کو عرب ملک کے دورے کی دعوت پر شکریہ ادا کیا. امریکہ سے اہم خبر ہے. امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار کملا ہیرس نے اپنی پارٹی کی طرف سے انہیں امیدوار بنانے کی دعوت قبول کر لی ہے. اس موقع پر انہوں نے ایک اہم تقریر کی. کملا ہیرس نے اس موقع پر کہا کہ وہ اسرائیل کی سیکیورٹی کی مدد کرتی رہیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی بھی بات کی. کملا ہیرس نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہوسٹیجز کی رہائی کا سمجھوتا ہو. انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ اسرائیل کی حفاظت کی صلاحیت کو یقینی بنائیں گی. انہوں نے 7 اکتوبر 2023 کے حماس کے حملے کو دہشت گردی قرار دیا. کملا ہیرس نے کہا کہ وہ تمام امریکیوں کو نئی راہ دکھائیں گی. نومبر کے صدارتی الیکشنز میں ان کا مقابلہ سابق صدر اور ریپبلکن پارٹی کے لیڈر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوگا. انہوں نے ووٹر سے کہا کہ وہ ٹرمپ کو رد کر دیں. کملا ہیرس نے کہا کہ 5 نومبر کا الیکشن ایک موقع ہے ماضی کے شکوک و شبہات اور انتشار کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے کا. انہوں نے کہا کہ شکاگو کنونشن کافی یادگار رہا. ان کی تقریر پر خوب تالیاں بجائی گئیں اور غبارے چھوڑے گئے. یہ کنونشن 4 دن جاری رہا. کملا ہیرس صدارتی الیکشن لڑتے ہوئے ایک تاریخ بنا رہی ہیں. وہ پہلی بلیک اور پہلی ایشین امریکن عورت ہیں جو الیکشن لڑیں گی. 59 سالہ کملا ہیرس کو باقاعدہ طور پر امیدوار بنایا گیا. کملا ہیرس نے ووٹرز کو ٹرمپ کی واپسی کے خطروں کے بارے میں خبردار کیا. حال ہی میں صدر جو بائیڈن اپنی امیدواری سے پیچھے ہٹ گئے تھے. اس کے لیے صحت اور ان کی عمر ایک وجہ ہے، جس کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی کی کیمپین میں ایک نئی جان پڑ گئی ہے. کملا ہیرس نے 45 منٹ تک تقریر کی. یہ ان کی سیاسی زندگی کی سب سے اہم تقریر تھی. کملا ہیرس نے کئی منٹ اپنی ماں شاملا گوپالن ہیرس کی بات چیت کی اور کہا کہ انہیں بنانے میں ان کی ماں کا بہت اہم رول رہا ہے. کملا ہیرس نے امریکی خاندانوں کے دلوں کو بھی چھونے کی کوشش کی اور معاشی مسائل اٹھائے. انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ میں ہاؤسنگ کی قلت کو ختم کریں گی. انہوں نے انٹرپرینرز کی مدد کا بھی وعدہ کیا. محض 5 ہفتے پہلے کملا ہیرس صرف نائب صدارتی امیدوار تھیں، لیکن اب وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوں کا مرکز بن گئی ہیں. ڈیموکریٹک پارٹی کے کنونشن کے دوران فلسطین کے حامیوں نے مظاہرے کیے. کئی امریکیوں نے، خاص طور پر عرب امریکنز اور لبرلز میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے. غزہ جنگ میں اسرائیل نے اب تک 40,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو ہلاک کیا ہے. اس کے علاوہ تقریباً 1 لاکھ زخمی ہیں اور مرنے والوں میں اور زخمیوں میں زیادہ تر سویلینز اور ان میں بھی بچے اور عورتیں ہیں اور نہت فلسطینی ہیں. برطانیہ کے ایک امیر ٹیک میگنیٹ مائیکل لنچ کا پورا خاندان اٹلی کے ساحلی شہر سسلی کے قریب ڈوب گیا ہے. اس حادثے میں لگژری بوٹ پر سوار تمام لوگ ہلاک ہو گئے ہیں. ان کی بیٹی ہنا کی بھی لاش مل گئی ہے جن کی عمر 18 سال تھی. اس کشتی پر جملہ 22 مسافر اور کرو ممبر سوار تھے. یہ حادثہ پیر کی صبح طوفان کے درمیان پیش آیا جس کے نتیجے میں کشتی ڈوب گئی. کشتی کا ملبہ 50 کلومیٹر گہرائی میں ہے. لاشوں کو نکالنے کے لیے ایک آپریشن کیا گیا. اس
ऑपरेशन में 400 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इनमें 28 स्पेशलिस्ट डाइवर्स थे। चारशंबे को लिंच की लाश मिली थी और उनकी बेटी की लाश अब मिली है। श्रीलंका ने 1 अक्टूबर से 35 मुल्कों के शहरियों को फ्री वीजा देने का फैसला किया है। इनमें इंडिया भी शामिल है। श्रीलंका के अखबार डेली मिरर ने टूरिज्म के एडवाइजर से बातचीत के हवाले से ये बात बताई। दूसरे मुल्कों में इंडिया के अलावा अमेरिका, बरतानिया, चाइना, इसराइल, न्यूजीलैंड, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। नेपाल में एक बस नदी में गिर पड़ी जिससे 14 लोग हलाक हो गए। ये एक इंडियन पैसेंजर बस थी जिस पर 40 लोग सवार थे। 17 लोग जख्मी हैं। ये बस नेपाल के पोखरा से काठमांडू जा रही थी। उत्तर प्रदेश के रिलीफ कमिश्नर ने बताया कि हम नेपाल के अहदेदारों के साथ बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इंडिया यूक्रेन जंग रोकने के लिए हर मुमकिन मदद करेगा। ज़ेलेंस्की से मुलाकात में मोदी की पेशकश। दोनों मुल्कों के बीच 4 समझौते। जंग से बच्चों पर तबाहकुन असरात पड़ रहे हैं। कीव में मोदी का खिताब। मरने वाले बच्चों की याद में खामोशी मनाई। गांधी जी को खिराज अकीदत। इंडिया अमेरिका फितरी पार्टनर्स हैं। वॉशिंगटन में राजनाथ सिंह का खिताब। लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात करेंगे। इसराइल के फौजी अड्डों पर हिजबुल्लाह का हमला। जासूसी आलात तबाह कर दिए। इजिप्ट सरहद के करीब बफर जोन। जंगबंदी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट। हमास और इसराइल अपने अपने स्टैंड पर कायम। गाजा में इसराइली बर्बरियत जारी। मगरबी किनारे के नाबलस में आईडीएफ सिपाहियों को खदेड़ दिया गया। कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी कबूल की। तारीखी तकरीर में कहा इसराइल की मदद करेंगे लेकिन फलस्तीनियों के हक़ खुदरादियत के हामी हैं। नेपाल में इंडियन बस नदी में गिर पड़ी। 14 हलाक। ये थी आज की सभी शेड्यूल। खुद इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।